नमस्कार। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है व्यक्ति विशेष की राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दे को। आज इसी कड़ी में इलाहाबाद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम एक प्रगतिशील समाज की कैसे नींव रखी जाए उन पर बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा के मंच पर। धन्यवाद। सर, वर्तमान में जो देश में राजनीति का प्रचलन या तरीका जो चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? आप कितना संतुष्ट है राजनीति से वर्तमान की? नहीं, जो देश में जो राजनीति चल रही है आजकल, जब से बीजेपी थोड़ा सा हावी हुई है तब से देश में सांप्रदायिक शक्तियां बढ़ गई हैं। ये बांटने की राजनीति शुरू हुई है। इससे पूर्व में 2014 के पूर्व में इस तरह का माहौल हमारे देश में नहीं था। अब बीजेपी के ही नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके समय भी इस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन जब से ये मोदी जी और आपके अमित शाह साहब लोगों ने कमान संभाली और बीजेपी को जिस तरीके से ये गुजरातियों ने हाईजैक कर लिया है अडानी अंबानी के इशारे पे, और मोदी और जो आपके अमित शाह जिस हिसाब से हाईजैक किए, तब से देश का माहौल एकदम बिगड़ता चला जा रहा है और देश में एकदम से सांप्रदायिक ताकतें सर उठा रही हैं। हर जगह बांटने का काम हो रहा है। वही अंग्रेज़ों वाला फंडा हो गया है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, कैसे लोगों को आपस में बांट दो, वही चीज़ें चल रही हैं। सर, एक प्रगतिशील समाज के लिए देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए? किन किन मुद्दों पे वास्तविक में राजनीति होनी चाहिए? देखिए, अभी भी हमारे हिंदुस्तान की बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो वही हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपका ये पीने का पानी है, हमारा का ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हमारा आवागमन का सिस्टम जो है, हमारे किसान भाइयों के लिए, चूँकि हमारा देश जो है वो एक तरह से कृषि प्रधान देश है। 70 से 80% जनता हमारा कृषि पर निर्भर है। इनके लिए हमारी अच्छी मंडियाँ नहीं हैं, हमारे लोगों के लिए छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज नहीं है। और उदाहरण स्वरूप कि हमारे गाँव का आदमी टमाटर या सब्जी लेकर के बाज़ार में आके बेचने आता है और शाम तक अगर नहीं बिकी तो उसको आनन फानन में औने पौने दाम पे बेच करके भागना पड़ता है कि सब्जियां रखने की उसकी व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए देहात के में। शहर में तो हैं कुछ कोल्ड स्टोरेज, आलू के लिए तो हैं कुछ कोल्ड स्टोरेज, लेकिन जो हमारी सब्जियां हैं इसके लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है। वो सब कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए कि देहात से तड़ से आदमी अपना बंदा यहाँ आवे, बढ़िया अपने रेट पे अपना माल बेचे और वापस चला जाए, और जिससे उसको मुनाफा हो सके, 2 पैसे उसको बच सकें। और जैसे अभी आपका मंडियों का जो हाल है, जैसे गवर्नमेंट ने एमएसपी प्राइस जो आज इस वक्त धान की खरीद चल रही है 1900 कुछ रुपए कुंटल है। अब बाज़ार में आप चले जाइए, यहीं बगल में खीरी है, लेड़ियारी है, आपका जो नारीवारी मंडियां हैं, अपना इसको तरफ चले जाइए, 1200-1100 रुपये में धान मजबूरी में बेच रहा है किसान। क्या बचेगा? मतलब कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स नीड जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, ये सब चीज़ मुद्दे होने चाहिए। सर, चाहे हम लाख दावा कर ले कि हर चुनाव में मुद्दे यही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हैं कि मुद्दे भावनात्मक रूप ले लेते हैं, जाति धर्म की राजनीति आ जाती है चुनाव के वक्त। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए दोषी कौन है? नहीं, दोषी तो जो इस वक्त तो हम तो दोष देंगे भाजपा को ही। अब देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 तक, तो उन्होंने इन सब मुद्दों पे बहुत अच्छा कार्य किया था। हमारे लोगों को, आप इस बात पर हम पे यकीन मत करिए, मैं तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ, मैं तो बात बताऊँगा ही। आप जैसा निकल जाइए बाज़ारों में, किसानों से पूछिए कि आपको जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब खाद के लिए कि आपको लाठी खानी पड़ी या आपको मार पड़ी? आपको खाद क्या समय पे मिली कि नहीं मिली? सबको मिली। पानी मिला कि नहीं मिला? नहरों में टेल तक में पानी मिला अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे। दूसरी चीज़, किसानों को अपना धान और गेहूं बेचने के लिए परेशान नहीं होना पड़ा था, तो उन्होंने इसमें व्यवस्था बनाई। दूसरा चीज़ कि स्वास्थ्य पे उन्होंने आपका 108 एम्बुलेंस दी, गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने एम्बुलेंस दी कि आप, और उसकी कंट्रोलिंग वहाँ से होती है, लखनऊ से होती थी। पूरा जीपीएस सिस्टम पे पूरा है कि आपने फ़ोन किया, तत्काल 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस गांव के सबसे मोस्ट बैकवर्ड रूरल इलाके में एम्बुलेंस पहुंचती थी और उस महिला को या जो भी घायल व्यक्ति था उसको ले आके अस्पताल इलाज करवाती थी, और उसके इलाज होने के बाद घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था करी थी। एक स्वास्थ्य में बढ़िया व्यवस्था दिया ना अखिलेश यादव जी ने। उसी तरीके से पुलिस का था, पहले 100 नंबर के ही इलाहाबाद से डील होता था। इलाहाबाद की बात करूँ, ऐसे लैंडलाइन थी, उठा के ऐसे रख दिया जाता था, आप मिलाते रहो, 8-8 घंटे इंगेज रहता था। उन्होंने डायल 100 को सेंट्रलाइज कर दिया।
अब डायल 100 पूरा जीपीआरएस से सब डील हो रहा है। आपने फ़ोन किया नहीं कि 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचती थी या समस्या का समाधान करती थी। ये इम्प्रूवमेंट हुआ। रही बात अब पानी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री तो उन्होंने पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि नहरों में टेल तक पानी समय पर मिलने लगा। टेल तक समझते हैं ना आप तो टेल तक समझते ही नहीं होंगे। टेल होता है सर, जहाँ से आप पानी जो शुरू होता है, जो अंतिम नहर का सिरा होता, दैट इज कॉल्ड टेल। वहाँ पानी पहुँचते भर में इतना लेट इससे पहले की सरकार में हो जाता था कि वहाँ का किसान को पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, फसल खराब हो जाती थी। अखिलेश यादव के समय में समय पे टेल तक पानी पहुँचता है। आप जो बता रहे हैं वो सरकार की विकास की बात बता रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या होता है कि हर चुनाव में वादे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लेकिन मूलभूत भटक के पहुंच जाते हैं वो जाति पे, धर्म पे। आखिर इसकी वजह क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है? अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, चुनाव आ गया है और मोदी जी लगातार रैली कर रहे हैं, योगी जी लगातार रैली कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय रथ लेके निकले हैं। हमारी भाषा शैली को जैसा एनालिसिस करिए, उसका जैसा विश्लेषण करिए, और मोदी जी की और योगी जी की विश्लेषण करिए। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम सर्व समाज को लेके चलने की बात कर रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, यही सब बक रहे हैं। और क्या बक रहे हैं? इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा है, कोई चीज़ है? उनके पूरे भाषण की, हर एक चीज़ की एक, जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो इसका एक लास्ट में सारांश 4 शब्दों में आप लिख सकते हैं, एक छोटे से पैराग्राफ में एक समरी आप लिखते हैं, एक समरी बना सकते हैं। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पूरे भाषण को अगर समरी बनाए तो टोटल का टोटल सर्व समाज को लेकर चलने की बात करते हैं, और ईमानदारी से सर्व समाज की भागीदारी की बात करते हैं, और विकास की बात करते हैं। और इनके मोदी और योगी की समरी अगर आप बना लें तो टोटल भाषण का निष्कर्ष क्या निकला? यही निकलेगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, और इसके अलावा कुछ निकलता ही नहीं उसमें से। इनका है ही नहीं निकालने का, कुछ निकालेंगे क्या? सर, हर दल अपने आप को लोकतांत्रिक बताता है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते हैं, लेकिन क्या एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता ये अपने अंदर सोच रखिए कि हम काम करेंगे तो कभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या अभी वास्तविक में ऐसा होता है? इसका तो जीता जाएगा तो उदाहरण ये योगेश यादव आपके सामने इटसेल्फ खड़ा हुआ है। मैं इटसेल्फ खड़ा हुआ हूँ। मैं बूथ से शुरू किया, युवजन सभा का अध्यक्ष बना, फिर मैं सचिव बना, फिर मैं कोषाध्यक्ष बना, फिर मैं महासचिव बना, आज मैं ये जिलाध्यक्ष बना हुआ हूँ। ऐसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यहीं बगल के ही आपके रहने वाले हैं। वो कहाँ से शुरू की? एकदम नीचे से शुरू करते करते आज प्रदेश के अध्यक्ष बने। तो समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है ही है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से है? ओवरऑल सभी पार्टियों की बात करूँ, लोकतंत्र अभी जिंदा है सभी पार्टियों में ना? बीजेपी में खासतौर से नहीं जिंदा है। पूछिए क्यों? कि 2017 में जब बीजेपी चुनाव लड़ी तो उसने अपने तमाम लोगों को, केशव मौर्य से लेकर तमाम बैकवर्ड नेताओं को वादा किया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन किसी को नहीं, सबको टीली लीली करके वो गए, मठ से पकड़ के लेके चले आए योगी आदित्यनाथ को पकड़ के लेके आए, क्योंकि उनको सामंतवादी व्यवस्था पसंद है, वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पसंद है। अब वहाँ तो डिक्टेटरशिप है, और ये तो खूब आप भी महसूस कर रहे हैं डिक्टेटरशिप किस कदर पूरे प्रदेश और देश में फैली हुई है। टोटल एक तरफ से जुडिशरी तक को पे तो दबाव बना दिए हैं, जुडिशरी तक पे तो दबाव बनाए हुए हैं वो लोग। इस बात को, हम तो इलाहाबाद में रहते हैं, हाईकोर्ट में तमाम लोग हैं यहाँ पे, उनकी यहाँ से जो छन करके बातें आ रही हैं, ये हर जगह प्रेशर डेवलप किए हुए कि जो उनकी बात नहीं मानेगा। अभी देखिए चुनाव नज़दीक आ गया, हम लोग हर जगह से खबर मिलने लगी उनको कि सपा 300 के ऊपर जा रही है सीटें लेकर के। देखिए मेरे लोगों का इनकम टैक्स, ईडी सबके छापे पड़ने लगे। सर, हमारा 130 करोड़ आबादी वाला देश है, लेकिन अभी भी इसमें शिक्षा बजट और स्वास्थ्य बजट पे काफ़ी कम खर्च किया जाता है। इसके पीछे मतलब क्या कारण है? और अगर आपकी सरकार आती है कभी भविष्य में तो शिक्षा बजट और स्वास्थ्य पे आप कितना खर्च करेंगे, क्या सुधार करना चाहेंगे? नहीं, बजट देखिए, मैं बजट का कोई माहिर आदमी नहीं, बहरहाल मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा हूँ, लेकिन हमारे अखिलेश यादव जी ने जो पिछली सरकार का अगर आप अनुभव लेंगे तो उन्होंने अपना मैक्सिमम बजट जो दिया था शिक्षा पे दिया था, आपकी कृषि पे दिया था, आपके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे दिया था। ये एम्बुलेंस से लेके सारी चीज़ उस बजट का ही एक हिस्सा थी, उसी का एक आउटपुट निकला था, जो उनकी मेहनत थी उसी में निकला था। ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने दी थी। और अब की बार एक और उनका प्लान था, अब की बार जो हमारे यहाँ जो गरीब लोगों को शिक्षा मिलती है सरकारी प्राइमरी में, मिडिल में जो मिलती है, प्राथमिक विद्यालय में मिलती है, इनके जो टीचर्स हैं उनको भी जीपीआरएस के थ्रू जोड़ने की प्लानिंग है। जैसे सीयूजी नंबर नहीं है कि आपका मूवमेंट कहाँ है, योगेश यादव टीचर हैं तो योगेश यादव गए गांव में उस वाले स्कूल में पढ़ाने के नहीं पढ़ाने के, यहीं बैठ करके मस्ती कर रहे हैं, वहाँ पे जुगाड़ से प्रेजेंट लगवा लिए। तो हमारा पूरा वहाँ पे बिल्कुल वो एकदम टाइट व्यवस्था रहेगी और सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा फोकस
कि समाज का हर व्यक्ति कैसे ऊपर आए, हर व्यक्ति कैसे शिक्षित हो, हर व्यक्ति को कैसे रोजगार हो, आमदनी कैसे बढ़े लोगों की, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, उन सब चीज़ों पर उनका फोकस है। क्योंकि मठ में घंटा नहीं न बजाती वो। सर, जैसा आपने बताया कि समाज के विकास के लिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आईपा भी एक ऐसा ही संगठन है जो देश के हर तबके के बीच जाता है, उन लोगों से बातचीत करता है, उनकी बातों को आगे बढ़ाता है। आप इस मुहिम को कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है जो अच्छे लोग अगर निकल के आए, लेकिन एक और चीज़ इसमें है कि ईमानदारी बरतनी होगी, आपको बायज नहीं होना होगा। अभी एक तो मैं टीवी के इंटरव्यू में चला गया, हमारे तमाम सपा के समर्थित लोग भी थे, बीजेपी के थे, वो ज़्यादातर 80% सवाल वो बीजेपी वालों से पूछ रहे थे। मैं उठ के चला आया, मैंने छोड़ दिया, वो बंद भी हो गया। तो आपको बायज नहीं होना होगा, आपको ईमानदारी से देश की, प्रदेश की तस्वीर अगर सामने आप रखने में कामयाब होंगे, ईमानदारी से कौन नेता सबसे बेस्ट है, किस नेता के अंदर विजन है। हम तो कहते हैं कि एक दिन योगी जी को बैठा लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बैठा लीजिए, दोनों लोग मुख्यमंत्री पद की उसमें हैं, देख लीजिए, बातचीत करने से आपको समझ में आ जाएगा कि किसके अंदर विजन है, किसके अंदर सोच है, कौन पढ़ा लिखा है और किसकी भाषा शैली कितनी शानदार है। उसी से 2 मिनट के अंदर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उनकी ठोको नींद चलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपको डेवलपमेंट की बात बताएंगे, उनके अंदर प्लान है, विजन है, सोचने की शक्ति है, और उसी को वो इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, उसी को क्रियान्वित करने की बात करते हैं प्रदेश में। ये चीज़ें हैं ना, जो विजन ही नहीं होगा। मैं ऐसे एज ए जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे अंदर विजन ही नहीं, मैं अपने जिले को कैसे मजबूत करूँ, तो मेरा जिलाध्यक्ष बनने से क्या फ़ायदा। तो विजन है, और अखिलेश उनके योगी जी में का विजन है, घंटा बजाने के अलावा और सिवाय गुंडई की भाषा का इस्तेमाल करने के अलावा, क्यों गुंडा है वो, हैं गुंडे के नहीं, आप मानते हैं ना, बोलिए यस या नो। आईपा किसी पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं पड़ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उनके रिकॉर्ड बोल रहे हैं जो उन्होंने हलफनामा अपने निर्वाचन आयोग में दिए हैं, उनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये योगेश यादव थोड़ी बोल रहे हैं, माननीय अखिलेश जी थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो उन्होंने, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर इलाहाबाद का, उनसे भी इंटरव्यू ले लीजिएगा, उनसे पूछिएगा आपके ऊपर कितने आपने हलफनामा दिया था, कितने मुकदमे आप पे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसको ये बड़े शानदार तरीके से बोलते हैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। योगेश यादव के ऊपर तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक भी मुकदमे नहीं है, एक भी मुकदमे नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आईपा के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद के जिला अध्यक्ष योगेश यादव जी। ऐसे ही आप आईपा के साथ बने रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।